हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3 करेंगे आज, और पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग FW फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, और फिर क्लास टेक्निक भी पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को पूरा एंड करेंगे डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो फिलहाल पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। FW टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। देखो, जो हेनरी फेयोल के बारे में आपने पढ़ा, उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए थे 14 प्रिंसिपल, वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। लेकिन FW टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो थे क्लास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर कभी बात हो ना साइंटिफिक, तो टेलर की बात होगी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी तो वो हेनरी फेयोल की बात होगी। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे हर एक मैनेजमेंट के एलिमेंट पे साइंस को लगाना है। FW टेलर वाज एन अमेरिकन बॉर्न 20th of March 1856 इन पेंसिल्वेनिया, USA। ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुलाते हैं। और क्लास इन्होंने 4 मेजर प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लास जब क्वेश्चन पूछेगा खाली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताओ, तो हेनरी फेयोल के बताओगे। जब क्वेश्चन बोलेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताओ, तो आप क्लास टेलर के प्रिंसिपल्स को बताना। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। FW टेलर ने कहा मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट पे साइंस लगाओ। अपनी इच्छा से ओनर कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या जो उसको लगता है, क्योंकि वो मालिक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से बात नहीं बनेगी। आपको हर चीज साइंटिफिकली डिसाइड करना है, एवरीथिंग, हर एक एलिमेंट। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on the basis of experience. Rule of thumb means dictatorship. Rule of thumb, देखो, not rule of thumb. Dictatorship नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आप मालिक को आप जो बोलोगे वो होगा। Dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. Scientific decision जितने भी लिए जाएंगे ना, उसका कारण होगा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसकी बात होगी। कुछ भी आपको डिक्टेटरशिप यानी अपनी मर्जी से नहीं करना है, हर एक चीज क्लास आपको साइंटिफिकली लागू करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइड बाय द मैनेजर। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है भाई, ये काम कितनी देर में होगा ये मैं बताऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। बट टेलर कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्लास एक स्टडी की जाएगी, टाइम स्टडी, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। सर टाइम स्टडी क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी के लिए बता दूं, ये एक पेन बनाना है या बुक को बाइंड करना है, ये काम कितनी देर में होगा, ओनर या मैनेजर अपनी इच्छा से, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करेगा। तो सर कैसे डिसाइड होगा, आप हजारों या 100 ऑफ वर्कर को बिठा दो एक साथ, सबको बोलो अपना बुक बाइंड करो या पेन को जो है वो बनाओ, तो वो बना रहे हैं, मान लो किसी को लगता है 10 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 20 मिनट, सबका जो टाइम है ना, सबके टाइम को जोड़ दो और जोड़ के नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड दे दो, यार एवरेज निकाल लो। जो मीन आप निकालते थे ना, मीन या एवरेज, वो आप एवरेज निकाल लो और उसी टाइम को सेट कर दो सबके लिए कि भैया अभी एवरेज टाइम इतना है और सबको इतनी देर में ही काम करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं हर एक एक्टिविटी जो की जा रही है बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए, कुछ भी ओनर की मर्जी से नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मिलजुल के रहना है क्लास, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. देखो होता क्या है, हमेशा कंपनी के अंदर जो मैनेजर होता है ना, वो सोचता है कि यार सारा काम तो मैं करता हूँ, वर्कर सिर्फ रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं, छुट्टी करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अनरीजनेबल डिमांड करते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं, वर्कर कुछ भी नहीं करते, सारा काम हम करते हैं। लेकिन वहीं पे वर्कर को क्या लग रहा होता है, वर्कर को लगता है कि भैया सारा काम तो हम कर रहे हैं, भाई मालिक क्या कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, सारी मेहनत तो हमारी है, सारा काम तो हम कर रहे हैं।
मतलब मालिक तो आके घूम रहा है, बस घूम रहा है, देख रहा है, चला जा रहा है, मेहनत तो हम कर रहे हैं सारे के सारी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही मिलके काम करते हैं तभी गोल अचीव होता है। वर्कर को समझना चाहिए भैया मालिक है तभी हम काम कर पा रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, हमको सुपरवाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हमें सैलरी दे रहा है। और मालिक को भी सोचना चाहिए वर्कर नहीं रहेंगे तो कंपनी भी नहीं रहेगी। तो दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, दोनों को मिलके काम करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हार्म एंड नॉट डिस्कॉर्ड। एक एग्जांपल है इसका, बेटर एग्जांपल, शेयरिंग द गेन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। देखो शेयरिंग द गेन, अगर कंपनी को गेन हो रहा है, कंपनी फायदा कमा रही है, सारा फायदा खुद की जेब में डालना, वर्कर के साथ गेन को भी शेयर करना पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हो तो यार वर्कर को भी कमाने दो, तभी तो वर्कर अच्छे से मेहनत करेगा, तभी तुम और ज्यादा कमाओगे, सीधी सी बात है। एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, एक अच्छा रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब कंपनी खुशी खुशी, कंपनी के अंदर खुशी खुशी वर्कर आए, क्लाइमेट अच्छा हो, दोनों के बीच में सपोर्ट हो, कोऑर्डिनेशन हो। दिस इज कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अपने बारे में नहीं सोचना है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कि क्लास इसके ये जो प्रिंसिपल है ना, ध्यान रखना क्लास, ये जो प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पढ़ा था ना आपने हेनरी फेयोल का, सेम उस प्रिंसिपल से मैच खाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरी in cooperation with each other with mutual confidence and understanding of each other. The management must take worker in confidence before setting up the standard task for them. Managers should welcome suggestion and rewards also given for good suggestion. देखो रिवॉर्ड दिया जाएगा अच्छे सजेशन के लिए, और इनके जो सजेशंस है ना उनको वेलकम किया जाएगा। एज ए टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, उसी टाइम पे वर्कर को भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो मैनेजर और वर्कर जो है साइड बाय साइड काम करे। तो ये बिल्कुल इनिशिएटिव जैसा है। कुल मिला के कोई भी काम वर्कर को देने से पहले उससे कॉन्फिडेंस में ले आओ, उससे पूछो भाई तू कर लेगा ये काम, इतना काम तेरे को देंगे तो संभाल लेगा। दिस इज कॉल्ड क्लास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एग्जांपल, नो लंच टाइम, यानी ये वायलेशन हो रहा है, कोई आज बहुत ज्यादा लोड है तो लंच का टाइम नहीं दोगे, और एम्प्लॉय सजेशन को वेलकम करना। नो अनरीजनेबल स्ट्राइक्स एंड डिमांड। पैटर्नल स्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जापान में वर्कर को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए वहीं कंपनी बहुत सक्सेसफुल भी होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, उनकी सजेशन को वेलकम करना, ये सारे चीजें समझ जाओगे केस स्टडी के अंदर अगर मिलता है। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 100 में से 100 नंबर लेके आओ, तो मुझे आपको 100 में से 100 नंबर की तैयारी भी तो करानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे, तो वर्कर को ट्रेनिंग भी अच्छे से दो, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन should be taken right from its selection. A proper arrangement of everybody's training should be made. हर किसी की ट्रेनिंग वर्कर को जब आप ले रहे हो ना, तो उसके सिलेक्शन से लेकर उसकी ट्रेनिंग, उसके डेवलपमेंट तक आप टॉप नॉच रखो, तभी वो अच्छे से काम करेगा। अच्छा वर्कर लो, अच्छी ट्रेनिंग दो, तभी एक्सपेक्ट करो कि वो वर्कर अच्छे से काम कर पाएगा। कंपनी शुड ट्राई टू अपडेट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय टाइम टू टाइम। एम्प्लॉय शुड गिवन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दो कि अच्छा काम करो तो आपका प्रमोशन भी होगा, तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे। और उनकी जॉब सिक्योरिटी दो कि हाँ भैया आपकी जॉब सिक्योर है। दिस ऑल्सो इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ वर्कर एंड कंपनी। दिस विल, ये लाइन पेपर में आई हुई थी क्लास, इसको पहचान के देखना था कि कौन सा प्रिंसिपल है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो अगर आप वर्कर का भला करते हो तो कंपनी का भला होगा, वर्कर का तो भला होगा ही होगा, साथ में कंपनी का भी भला होगा, क्योंकि वर्कर अच्छे से काम करेगा तो कंपनी को फायदा पहुंचाएगा, और कंपनी जब फायदा लेगी तो कंपनी क्लास वर्कर का भी डेवलपमेंट करेगी। तो ये कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी तरक्की करे तो वर्कर का भी डेवलपमेंट करो, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, लो कॉस्ट में क्लास सामान बन सके और आपको प्रॉफिट अच्छा हो। ये 4 के 4 प्रिंसिपल FW टेलर ने दिए थे। दीज 4 प्रिंसिपल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्लास टेलर साहब ने दिए थे, और इनको अच्छे से डीपली रीड करके समझ के आपको याद रखना है। हेनरी फेयोल के 14 और ये 4 तो अंदर से भी याद रखना है। ये 4 के नाम भी याद रखना है, क्योंकि घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा प्रिंसिपल है। सबसे ज्यादा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो आप पढ़ लेना, कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, राइट। अगली क्लास में हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को, टेक्निक्स पढ़ के। टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दिए थे, साथ में डिफरेंस पढ़ेंगे हेनरी फेयोल और टेलर के बीच में, और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप विद इन अ वीक ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। 1 और 2 चैप्टर हम खत्म कर देंगे अगली क्लास में, तो ये दोनों चैप्टर आप बहुत अच्छे से बना लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।